जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। आज सबसे पहले हम उन बयानों की चर्चा करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से देश में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई और इसके बाद वो गोवा गए, जहां पर श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया था और कहा था कि भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। लेकिन इन सारे डेवलपमेंट्स के बीच कुछ बयान ऐसे आए जिन्होंने धर्म और मजहब के बीच नई दीवार खड़ा करने की कोशिश की। इन्हीं में से एक नाम मौलाना महमूद मदनी का है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। मुसलमानों के बीच जमात उलेमाए हिंद की पकड़ अच्छी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मदनी के संगठन के 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं और पूरे देश में 1700 से ज़्यादा शाखाएं हैं। संगठन का प्रभाव भारत के लगभग 25 करोड़ मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर गहरा है। मदनी की संस्था आमतौर पर चंदे और सदस्यता शुल्क पर चलती है। इसलिए जब मौलाना मदनी बोलते हैं तो उनकी बातें, उनकी तकरीरें ध्यान से सुनी जाती हैं। उस पर बहुत सारे लोग अमल भी करते हैं। लेकिन भोपाल में मौलाना मदनी का बयान सियासत के केंद्र में आ गया है। मौलाना मदनी बोलते बोलते जिहाद, वंदे मातरम और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कुछ विवादित बयान दे गए। जिहाद के नाम पर क्या नफरत का सिस्टम हावी करने की कोशिश की गई, सारे बयान इस रिपोर्ट में आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। जिन जूनियर मदनी को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वक्त था जब वो खुलकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे मुशर्रफ से सवाल दागा करते थे। लेकिन अब यही मदनी एक बार फिर चर्चा के सेंटर में है। लेकिन इस बार बात अलग है और शायद उनके लिए हालात अलग, जज्बात अलग। मदनी भोपाल में थी, जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में बोल रहे थे, मुसलमानों की सिचुएशन पर तकरीर थी। लेकिन बात निकली तो अल्फाजों ने विवाद का दामन थाम लिया। जिहाद के नाम पर काफी कुछ कह गए। एक एक शब्द सुनिए। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई
उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। यही वो बयान है जिसने विवादित बयानों की लिस्ट में एंट्री ली है। बात जिहाद की निकली, मदनी ने इसकी परिभाषा बताई। कहा यह तो पाक शब्द है, लेकिन इसके बाद फिर कहा कि अब इसे लेकर अलग थ्योरी गढ़ी जा रही है और सरकार में बैठे लोग इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। मदनी यही नहीं रुकी, उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी किस तरह अपनी बात रखी, सुनिए। क्या दुनिया में आज कोई जिंदा कौम ऐसी भी है जो मुश्किलात में महसूर न हो? इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती। सवाल यही है कि आखिर मुर्दा और जिंदा कौम की बातें क्यों हो रही, क्यों बार बार मुसलमानों के सामने इस तरह के बयान परोसे जा रहे हैं, क्यों जलसा लगाकर, मजमा लगाकर एक कौम को बिठाकर उनके जहन जिंदा वंदे मातरम, मुसलमान परेशान है, उसे परेशान किया जा रहा है। इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। जब तक सवालों का तिलिस्म टूटता है, तब तक मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान की एक और मिसाइल दागी। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। कुल मिलाकर महमूद मदनी के बयानों से इतना तय था कि वो सरकार के साथ साथ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे विवादित बयानों की झड़ी क्या लगी, नए सिरे से बवाल शक्ल उठाने लगी। जगह जगह हिंदूवादी संगठन बाहर निकले। मदनी के जिहाद वाले बयान पर, बाबरी वाले बयान पर, वंदे मातरम को लेकर जो कुछ कहा गया उस पर ऐतराज जताया, नारेबाजी शुरू कर दी, मदनी का पुतला तक जला दिया गया। इसके बाद बयान पर बार पलटवार तेज हो गई। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की किसी भी स्तंभ को, खास करके हमारे न्यायालय पर, किसी व्यक्ति को ऐसी ओछी टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रजातंत्र मजबूत है क्योंकि हमारे 4 स्तंभ हैं। चारों स्तंभ का मान सम्मान सदैव रखना, ये भारत राष्ट्र के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। जो व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून हैं, इनके साजिशी संक्रमण से सावधान रहना होगा। ये लगातार वो लोग हैं कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरू जिले इलाही होंगे। ये ऐसे जल्लादी जुल्म और जुर्म के जिले इलाही हैं जो मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुल्क को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो न मानवता के हितैषी है, न मुल्क के हितैषी है, न ही किसी मजहब के हितैषी है। मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर दूसरे मौलाना और इस्लामिक धर्मगुरु भी बटे नजर आए। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर्स ने हैरानी जताई, तो वहीं कुछ ऐसे थे जो उनके सपोर्ट में खड़े थे। मौलाना महमूद मदनी साहब
मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। उनको हरगिज इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम उस वक्त होगा जब इंसाफ के तकाजे पर फैसले होंगे। ये कोई गलत थोड़ा ही है भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान में हमारी लास्ट उम्मीद है कि जब सब जगह से हम थक हार के बैठ जाएं तो फिर एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। वहां भी अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर सुप्रीम कहां से रह गया। ये एक बात उन्होंने कही, तो उसमें मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर वावेला मचे। बस वही है कि मुसलमान के मुंह से ये बात निकली है तो इस पर हंगामा तो होना जरूरी है। ये तय है हंगामा, और हो रहा है। मदनी के बयान पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने मदनी के बयानों की आलोचना करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने तो ये साफ कह दिया कि ऐसी मानसिकता भारत में बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कैसे अपनी नाकामियों को छिपाना है, कैसे बेरोजगारी को छिपाना है, कैसे नौकरी नहीं दे पाए उसको छिपाना, कैसे महंगाई को छिपाना, कैसे डॉलर 90 रुपया हो गया, कैसे उसको जनता को भ्रमित करना है। तो ये जानबूझ के हिंदू और मुसलमान का स्वरूप देना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अदालतों पर उंगली उठा रहे हैं, वो वंदे मातरम पर उंगली उठा रहे हैं। ये क्या मानसिकता है? ये तीनों बातें इसका भारत का देश, धर्म, संस्कृति, न्याय व्यवस्था, शासन प्रशासन, इन सब के ऊपर गंभीर चुनौती ऐसे लोगों के द्वारा खड़ी की गई है जिनको मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जाहिर है महमूद मदनी के बयान पर सियासी पार्टियों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इससे पहले सीनियर मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जो एक्शन हुआ उसे लेकर क्या कुछ कहा था वो भी सुनना जरूरी है। एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। ये वो मौलाना है जो कुछ दिन पहले देवबंद में थे, अफगान के विदेश मंत्री का इस्तेकबाल कर रहे थे। तब भारत तालिबान की बातें की। अब देश में मौजूद आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई हो रही है तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई बदले की कार्रवाई नजर आने लगी। जबकि इसी मुल्क में कई और यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें लेकर इस तरह के बयान नहीं है। इतना जरूर है कि सभी संगठनों ने आतंकी हमले का पुरजोर विरोध। लंदन के अंदर किस तरह के बम धमाके और मासूम शहरियों की उसमें हलाकतें, पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह का वायलेंस, ये पूरी इंसानियत के खिलाफ, पूरी ह्यूमैनिटी के खिलाफ जुल्म है। इसको तमाम शहरियों को मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये हरकत की है वो सारी इंसानियत के दुश्मन हैं। रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को भी कंडेम किया है, इसलिए कि रेडिकलाइजेशन ये किसी भी मसले का हल नहीं है। तो ये हरकत जिसने भी की है, जिस मकसद से भी की है, जिस कॉज का नाम लेकर भी की है, जो भी मोटिव रहा है, तो दुनिया का कोई मोटिव, कोई मकसद इस तरह के वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। दुनिया का कोई मजहब सुसाइड बम्बिंग की इजाजत नहीं दे सकता। और पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का विवाद भी थम नहीं रहा है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने
6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया है। और इधर बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें मस्जिद से नहीं बल्कि मस्जिद के नाम में जुड़े बाबरी शब्द से आपत्ति है। और साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि मुर्शिदाबाद में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मस्जिद का विरोध करने वालों को कबीर ने खुली चुनौती भी दी और कहा कि अगर वो मेरा सर काटना चाहते हैं तो शिलान्यास समारोह के दौरान आ सकते हैं। मैं तैयार हूं, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे। हुमायूं कबीर के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा था कि लोग मस्जिद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद दोबारा बनती है तो राम मंदिर भी बनाया जाएगा। सवाल है कि इस तरह के बयान देश के किस पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं? क्यों कभी बाबरी तो कभी जिहाद के नाम पर सियासी कमेंट्री होती है? जो ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम एकता की पैरोकार सर्वधर्म समाज को लेकर चलने की बातें करती हैं, बार बार लगातार सर्वधर्म समाज की यात्रा निकालती हैं, खुद पैदल मार्च करती दिखाई पड़ती हैं, उन्हीं की पार्टी का एक लीडर नफरत का इकोसिस्टम कैसे तैयार करता हुआ दिखाई दिया, इस पर भी बवाल मचा। इतिहास में गोते लगाएंगे तो तथ्य बताते हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं था। इधर वर्तमान में भी हुमायूं कबीर नाम का शख्स बाबर को लेकर फिक्रमंद नजर आया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक माहौल गरमा दिया, बोले मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाई। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। वैसे तो ममता बनर्जी हर साल 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी मनाती है, लेकिन इस बार बात नई बाबरी मस्जिद बनाने तक पहुंच गई। टीएमसी नेता के बाबरी मस्जिद वाले प्रोग्राम की तुलना बीजेपी 1946 के उस डायरेक्ट एक्शन से की जब कोलकाता में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, यानी बयानों की मिसाइल दोनों तरफ से चली। वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और वो तो हुमायूं बाबर के नाम पर राजनीति कर रही हैं। उसके माध्यम से वो तो बंगाल में 6 दिसंबर को डायरेक्ट एक्शन डे की तरह काम कर रही हैं। क्या 6 तारीख को वो हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, वहां दंगा फैलाएंगे? हम ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बीच टीएमसी की तरफ से उठाए गए बाबरी मुद्दे की टाइमिंग बेहद खास रही। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव और तृणमूल कांग्रेस के करीब समझे जाने वाले मुस्लिम वोटर वहां की करीब 125 सीटों पर हार जीत में बड़ा फैक्टर निभाते हैं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी ने बाबरी वाला दाव किसी मुस्लिम वोट को साधने के लिए चला है? क्या विकास के एजेंडे की बात करने वाली ममता बाबरी के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति अंजाम दे रही है? अमेरिका की आज ही एक रिपोर्ट आई है, कल रिपोर्ट आई है जो अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर रखी गई है और जिसमें कहा गया है कि भारत के अंदर मस्जिदों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान पूज्य संतों ने नारा दिया था, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम नहीं बनने देंगे। बहरहाल बाबरी मस्जिद वाली जिद के साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लगे। इधर ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर के दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बात की, तो उधर बीजेपी नेता शंकुआ सरकार कहते हैं वो भी इसी मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। मस्जिद बनाने का टारगेट नहीं है, उनको टारगेट है हिंदू और मुस्लिम का डिवाइडेशन कर रहे हैं उसको। हाँ, इसका और गोल है तो, लेकिन उनको पास तो जमीन नहीं है तो किसका बाबरी मस्जिद बनाएंगे? तो आप मैं राम मंदिर 6 दिसंबर राम मंदिर और पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिला को बनाएंगे।
हालांकि बीजेपी को नई मस्जिद के निर्माण से कोई परेशानी नहीं, बाबरी के नाम पर ही बीजेपी को परेशानी है। बीजेपी कहती है कि क्यों ना मस्जिद का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाए। भाजपा का यही सब बोल रहा हूँ, हिंदू तो हिंदू के राम राम जी बोल रहा हूँ, और मुस्लिम भाई तो अल्लाह से अल्लाह बोल रहा है। ये तो अटल जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि एक साथ का मुहर्रम का ताजिया चल रहा है, एक साथ का दुर्गा पूजा का भाषण चल रहा है। ऐसे का भारतवर्ष का ऐतिह्य है, भारतवर्ष का मिलन है, ये बंगाल का मिलन है। मुर्शिदाबाद सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की रहने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ अगर बाबरी मस्जिद की बात उठाई जाए तो हो सकता सत्तारूढ़ पार्टी लाभान्वित होगी। तो यह कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी टीएम। हालांकि इसी तरह के बयानों को लेकर बात आगे बढ़ी तो विरोध का बटन ऑन हो गया। आगरा में हिंदू महासभा ने टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ कब्र खोदने वाला प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, 1 करोड़ का इनाम तक रखा। यानी नफरत के लाउडस्पीकर ऑन होंगे तो फिर उनका वॉल्यूम बढ़ाने वाले कम नहीं है। इसलिए हमारा सिर्फ इतना कहना है कि देश सभी का है। हिंदू मुसलमान के आगे भी सियासत के कई मुद्दे हैं जिन्हें तलाश कर वोटों की जमीन तैयार की जा सकती है। और अब आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई नई जानकारियां देते हैं। नई बातें सामने आई हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा है डॉक्टर शाहीन को लेकर, जिसके बारे में सामने आ रहा है कि वो लाखों की फंडिंग कर रही थी, जिसका जैश महिला ब्रिगेड से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन करवाया था, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई, जिसकी वजह से शाहीन को देश से निकलने का मौका नहीं मिला। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन सईद के पास 2 पासपोर्ट थे। उन पर सालों तक खाड़ी देशों की यात्राएं की। इन देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, दुबई शामिल हैं। डॉक्टर शाहीन इन देशों में जाकर आतंकी नेटवर्क के लिए एनजीओ के जरिए फंड इकट्ठा कर रही थी। अब एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे की एक अलमारी से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। ये बड़ा सवाल है कि डॉक्टर शाहीन के पास लाखों रुपए कहां से आ रहे थे कैश में। सवाल तो ये भी है कि शाहीन एक शानदार स्टूडेंट से कट्टरता की टॉपर कैसे और क्यों बन गई। डॉक्टर की डिग्री, आतंक की पाठशाला, शाहीन का नेटवर्क, कहां कहां कनेक्शन। पढ़ने लिखने में होनहार, डॉक्टरी का काम और कैसे धीरे धीरे दिमाग रेडिकलाइज होता गया और डॉक्टर शाहीन सहित दिल्ली धमाकों की एक मुख्य आरोपी के तौर पर एनआईए की गिरफ्त में है। जांच में सामने आया कि शाहीन ने इस आतंकी मॉड्यूल को लाखों रुपए दिए थे। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की शाहीन पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल आतंक के लिए किया। बताया जा रहा है कि अल-फलाह में जब से वो डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के संपर्क में आए, वो आतंक के दलदल में धंसती चली गई। बुजुर्ग पिता का कहना है कि 1.5 साल से शाहीन से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। बात अभी 1 महीने पहले तक मुझसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से। शाहीन कैसे बनी कट्टर? शाहीन कैसे बनी आतंक की लेडी डॉक्टर? इलाहाबाद से एमबीबीएस करने वाली शाहीन के पिता सरकारी कर्मचारी रहे हैं। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी।
दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर का कहना है कि जब दोनों साथ थे तो शाहीन लिबरल सोच की थी। पहले वो बुर्का भी नहीं पहनती थी। देखिए, ऐसा स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई कहीं लगा ही नहीं, बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट एक बार ऐसी बात हुई थी कि भाई हम लोग, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि शायद आप लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह जाने का हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, प्यार से रहेंगे, आराम से रहेंगे, आराम से हम लोग यहाँ पे रहे। तो मैंने यही बोला उनसे कि हम लोग रह रहे अच्छे, लोग कहते मतलब जाने का, सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं, तो हम लोग वहाँ अकेले हो जाएंगे, दिक्कत में रहेंगे। ये बात ही, तो इसके अलावा तो और कुछ खास आ रही है। ये सामने आ रहा है कि शाहीन धीरे धीरे कट्टरता की राह पर चलने लगी थी। उसके करियर के बारे में नजर डालें तो डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए मेडिकल सेवा में चुनी गई थी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। इसके बाद साल 2013 में बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई। साल 2021 में संस्थान ने डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त कर दिया। सामने आया है कि शाहीन कानपुर से फरीदाबाद चली आई थी, वहां वो मेडिकल छात्रों को पढ़ाने लगी थी। दरअसल शाहीन के इरादे कुछ और थे। वो विदेश जाना चाहती थी, खास तौर से खाड़ी देश और यूरोप। लेकिन जब ये बात नहीं बन पाई तो उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की और फिर कुछ दिन बाद ये दूसरी शादी भी टूट गई। उसके बाद वो पहुंची फरीदाबाद और यहाँ पर उसकी मुलाकात मुजम्मिल से होती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन की मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में उसका जूनियर था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रोज मिलना जुलना, कॉलेज में साथ काम करना और समान प्रोफेशन से दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। माना जा रहा है कि यहीं से वो एक डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का हिस्सा बनती गई। पहले ये सामने आया था कि शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल दोस्त हैं, लेकिन जब NIA से पूछताछ हुई तो मुजम्मिल ने बताया कि वो दोनों शादी कर चुके हैं। ये शाहीन की तीसरी शादी थी। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। इसके बाद शाहीन की दूसरी शादी गाजियाबाद के कपड़ा कारोबारी से हुई। दूसरी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। शाहीन की तीसरी शादी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि सितंबर 2023 में दोनों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया।